हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि कौन कौन से अलग अलग सेक्टर्स होते हैं ना हमारे इंडियन इकोनॉमी के, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स होते हैं। तो उनके बारे में हमने देखा था। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हर एक सेक्टर को थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर का थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्टर इन इंडिया। तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहा है हमारे भारत में। इट इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट सेक्टर बट ऑल्सो द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे ये लार्जेस्ट और बिगेस्ट, हाँ, दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, कंफ्यूज नहीं है। बस यहाँ पे लार्जेस्ट इसलिए बोला गया है कि लार्जेस्ट, ये क्यों लार्जेस्ट है? लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ, बोल रहा है कि यहाँ पे लार्जेस्ट सेक्टर, तो लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन है ना। हमारे जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स का यहाँ पे इतना ज्यादा उत्पाद होता है कि हम खुद के लोगों का पेट भर के दूसरे देशों के लोगों का भी पेट भरते हैं। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ना, वो हम इंडिया को क्या बोलते हैं ना, ग्लोबल पावर हाउस बोलते हैं, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इंडिया गेहूं, कॉटन, राइस, फल, सब्जियां, चाय पत्ती, बहुत सारे ऐसे उत्पाद है, ऐसी चीजें हैं जो पैदा करने में हम दुनिया में दूसरे नंबर पे है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है लार्जेस्ट सेक्टर, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हम हमारे इंडिया में उगाते हैं और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कराते हैं। फिर बोला है बिगेस्ट। अब बिगेस्ट बोला है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब सबसे ज्यादा लोग जो है ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करके अपना पेट भराते हैं। इसलिए ये क्या है ना, लार्जेस्ट भी है और बिगेस्ट भी है ना। प्रोडक्शन भी ज्यादा है और नौकरियां भी ज्यादा देता है। फिर आगे बोल रखा है कि दिस इज द मेन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 90% ऑफ ऑल अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। तो ये इस सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब सिस्टमेटिक नहीं होता है, लोगों को जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, काम करेंगे तभी पैसे मिलेंगे, पेंशन नहीं होती है, कोई जॉब काम करने का रूटीन है, फिक्स नहीं होता है। तो ये क्या होगा, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसमें जो भी हमारे लेबर लोग हैं ना, मजदूर लोग, वो 90% से भी ज्यादा लोग इस सेक्टर में काम करते हैं। तो 90% से ज्यादा मतलब यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज भी दिए है कि 93.4% लोग जो है ना, हमारे जो टोटल मजदूर लोग हैं हमारे भारत में, उसमें से 93%, 4% जो लोग हैं ना, वो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर से शेयर ऑफ द कंट्रीज ग्रॉस इनकम हैज बीन डिक्लाइनिंग व्हाइल द इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर शेयर हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग। बहुत बार देखा है ये लाइन कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो घट रहा है तलजात, और जो सर्विसेज और इंडस्ट्री सेक्टर है ना, उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, जो उसका योगदान है वो बढ़ रहा है। Agriculture has recently had satisfactory development as a result of improved technology, irrigation, inputs and pricing strategies. तो अभी क्या हो रहा है ना कि एग्रीकल्चर का ये जो घटता हुआ शेयर है ना, उसको देख के उसमें काफी सारे डेवलपमेंट्स ला गए हैं। तो डिस डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा ना, उसका जो एग्रीकल्चर का जो अभी का रिजल्ट है वो काफी समाधान कारक है। क्यों है? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया है ना, इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज लाई हमने। काफी बार आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं ना, अभी ड्रोन के जरिए आपने देखा होगा कि ड्रोन का यूज होता है आजकल खेती बाड़ी करने में। आप वो देख सकते हैं कि सैटेलाइट्स होते हैं ना, अलग अलग जैसे ऊपर लगे हुए होते हैं। तो सैटेलाइट से हम लोग क्या करते हैं ना, इमेजेस लेते हैं। अगर आपका जो जमीन है वो काफी बड़ा है, आपके खेती बहुत जमीन है, बड़ी बड़ी होंगी, तो आप क्या करते हैं, सैटेलाइट से फोटो निकालते हैं, देखते हैं अगर किसी पौधे पे कभी कीड़े मकोड़ों ने उसे खाया तो नहीं है, या फिर उसे जरूरत तो नहीं है ना किसी और पोषण तत्व की। ताकि वो फोटो से आपको एक आइडिया लग जाता है कि अभी आगे आपको कौन से पेस्टिसाइड्स लगाने हैं, कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, ताकि आप आधुनिक जो खेती है ना वो कर पाते हो। फिर आप ड्रोन के जरिए भी वहाँ पे जो बोलते हैं ना उसको, पेस्टिसाइड्स वहाँ पे छिड़क सकते हो ड्रोन के जरिए। ये क्या हो गई, ये इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज हो गई। फिर आता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब आप कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा उत्पाद ले पाते हो, है ना। ठिबक सिंचन, ऐसे बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज होती है जो इरिगेशन फील्ड में होती है, जिसकी वजह से आप कम से कम पानी के एरिया में भी अच्छी से अच्छी खेती उगा सकते हो। फिर इनपुट्स, काफी सारे ऐसे बीज आपको मिल जाते हैं आजकल, जो आपको जो प्रोडक्ट का आउटपुट जो है ना आपका धान का, वो आपको ज्यादा देता है ना।
पहले अगर मान लीजिए गेहूँ 1 क्विंटल आता था, तो आजकल ऐसी-ऐसी उसकी उपजाति या आपके इनपुट्स आपको बीज मिल जाएँगे जो आपको दुगना दुगना धान मतलब 2 क्विंटल धान उगा के दे देंगे। तो ऐसे-ऐसे इनपुट्स ऐसे-ऐसे हमने नई-नई बीज की प्रजातियाँ खोजी। एंटी प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज़। प्राइजिंग स्ट्रैटेजी मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी किसान लोग हमारे जो जितनी भी चीज़ें उगाते हैं ना, जैसे कि गेहूँ उगाते हो, मान लीजिए बाजरा उगाते हो, कुछ भी चीज़ अगर उगाते हैं ना, तो उसके लिए एक मिनिमम प्राइस सेट करता है कि इसके नीचे तो कोई भी किसानों से नहीं खरीदेगा। कम से कम इतना कीमत हर एक दुकानदार को, चाहे दुकानदार हो, चाहे गवर्नमेंट हो, उनको किसानों को देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया ना प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा-सा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो थोड़ा-सा डेवलप हो गया। इन रिसेंट ईयर्स, लाइवस्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर हैव लेड द वे इन टर्म्स ऑफ आउटपुट इंक्रीज। तो काफ़ी सारे ऐसे और भी जो अलाइड एक्टिविटीज़ है, ये सारी अलाइड मतलब खेती से जुड़ी हुई ये सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि लाइवस्टॉक है ना, मुर्गी को पालन करते हैं ना, पोल्ट्री में, फिशरीज में, हॉर्टिकल्चर्स। तो इन सारे चीज़ों ने क्या किया, किसान भाई लोगों का हमारा आउटपुट जो है वो बढ़ा दिया। नीचे कह रहा है कि बिलो इज एक्सट्रैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑफ 2020 टू 21 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एग्रीकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडियाज इकोनॉमी। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट के तहत इन्होंने बताया था कि एग्रीकल्चर जो है हमारा, ये एक भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो 54.6% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक्टिविटीज एंड अकाउंट्स फॉर 17.8% ऑफ द कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो कह रहे हैं कि जो लगभग आधे से भी ज्यादा जो लोग हैं ना, लेबर फोर्स, वो क्या लेबर फोर्स नहीं बोल सकते, आधे से भी ज्यादा लोग का है इन्होंने वर्क फोर्स, आधे से भी ज्यादा लोग जो है ना वो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करके अपना पेट भराते हैं और उससे अलाइड सेक्टर्स, उससे जो जुड़ी हुई एक्टिविटीज है, काम है, उनको करते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारा जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना भागीदारी है, तो 17.8%। हमारा जो जीवीए है ना, उसका 17.8% आता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से। अब जीवीए क्या होता है? जीवीए डेफिनेशन दी है यहाँ पे। जीवीए मतलब होता है विच मेजर्स द टोटल वैल्यू एडेड बाय ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो आपके इकोनॉमी में जितने भी आपके फाइनल गुड्स बनते हैं, उनमें हर एक सेक्टर से कितना वैल्यू एडिशन आता है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए ये गन्ना है, ये गन्ना है आपका। तो गन्ने का प्राइस है मान लीजिए 20 रुपीज, 20 रुपीज पर केजी। ये है आपका गन्ना, यूज करके हमने यहाँ पे ऐसे शुगर बनाई। ये है आपका शुगर। शुगर है मान लीजिए 50 रुपीज पर केजी। फिर ये शुगर का यूज करके हमने ना आइसक्रीम बनाया। यहाँ पे आइसक्रीम का प्राइस है 100 रुपीज। अब क्या हुआ ना, हम लोगों ने खेत में जाके गन्ना हम ले आए, गन्ने पे प्रोसेस करा के हमने उससे शुगर बनाया। ये यहाँ पे है शुगर। तो शुगर का देखिए, हमने 20 रुपए पर केजी में गन्ना लेके आए, फिर उस पे प्रोसेस करा के हमने शुगर बनाई, जिससे हमने बेचा 50 रुपए पर केजी। तो यहाँ पे कितने रुपए का एडिशन, कितना वैल्यू एडिशन हुआ ना, यहाँ पे एडिशन हुआ 30 रुपए का, 30 रुपीज। फिर हमने जो शुगर यहाँ पे बनाई, उसका यूज करके हमने आइसक्रीम बनाई। तो आइसक्रीम को हमने बेचा 100 रुपए में। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू एडिशन हुई, इस स्टेज पे कितनी वैल्यू एडिशन हुई ना, यहाँ पे हुई 50 रुपए। 50 रुपए की वैल्यू एडिशन यहाँ पे हुई। तो गन्ने से सीधा जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, आइसक्रीम बनाने तक का जो वैल्यू एडिशन है, वो टोटल कितना है, 30 + 50। तो टोटल वैल्यू एडिशन है हमारा 80 रुपए। यहाँ पे टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 80 रुपए। तो ये क्या हो गया ना, ये हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारी पूरी जीडीपी में, पूरी फाइनल आउटपुट में जो वैल्यू एडिशन है वो होता है 80 रुपए। ऐसे हर एक सेक्टर का इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो ऐसे ही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, उसका हमारी इकोनॉमी के जीडीपी में कितना वैल्यू एडिशन है, तो वो है 17.8%। ओके फ्रेंड्स। तो गिवन फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ना कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए। मैं इन डिटेल आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन क्या है ना, एग्जाम के लिए आपका ये इन डिटेल नहीं पूछता है, जितना आपके सिलेबस में है उससे रिलेटेड ज़्यादा होता है। अगर इन डीप जाएंगे हम लोग तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मीनिंगलेस भी हो जाएगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम।
Given the importance of the agriculture sector, Government of India has taken several steps for its development in a sustainable manner. तो बोल रहे हैं कि जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के महत्व को नजर में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी सरकार ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए ताकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट बनी रहे, हमेशा लगातार यह डेवलपमेंट जो है वो चलती रहे. Steps have been taken to improve the इनकम ऑफ फार्मर्स. तो हमारे भाई किसान भाई लोगों का इनकम बढ़े, उनकी आय बढ़े, इसलिए भी काफी सारे कदम उठाए गए. फर्दर टू मिटिगेट रिस्क इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, अ स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज आल्सो लॉन्च्ड इन 2016. तो हमारे किसान भाई लोगों की जो रिस्क है ना उसे कम करने के लिए भी काफी सारे स्टेप्स यहाँ पे उठाए गए, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. तो इस योजना को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि फसल बीमा योजना में क्या हुआ करता था ना, ये 2016 में आई थी. और इस योजना के तहत जो हमारे किसान भाई लोग होते हैं ना, उनकी फसलें मान लीजिए अगर किसी कारण वेस्ट हो जाती है, किसी कारण नष्ट हो जाती है, तो उसकी भरपाई इस योजना के तहत की जाती है. ये जो पैसे हमें मिलते हैं ना फ्रेंड्स, इस योजना के तहत ये फ्री में एक सरकार हमें नहीं देती है. फ्री में क्यों देगी ना, इसके लिए हमें प्रीमियम भरना पड़ता है, प्रीमियम जमा कराना पड़ता है. प्रीमियम प्रीमियम आप लोगों को पता होगा शायद कि क्या करते हैं ना हम लोग बैंक में, है ना, प्रीमियम. एक सेकेंड फ्रेंड्स. प्रीमियम मतलब हम लोग बैंक में इंश्योरेंस कराते हैं ना, कस्टमर के जो बैंकिंग के साथ कामों के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बेचते हैं ना. तो हम फ्री में थोड़ी ना पॉलिसी बेचते हैं ना कस्टमर को, हम क्या करते हैं, उस पॉलिसी के लिए कुछ अमाउंट उस कस्टमर के अकाउंट से डेबिट कराते हैं. जैसे कि होती है ना पॉलिसी, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस होते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाते हैं कस्टमर का. तो ऐसे में क्या होता है ना, ये पीएम ये बीवाईबी भी क्या होता है, किसानों को कुछ पैसे एज अ प्रीमियम भरना पड़ता है, तब जाके वो इस योजना का लाभ ले पाते हैं. अब ये लाभ लेने के लिए भी कुछ कंडीशंस है. गवर्नमेंट ऐसे सबको फ्री में नहीं देती है, हमको पता है. काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस कंडीशंस लगा देती है ताकि आधे से भी ज्यादा लोग ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि फसल नष्ट होने के जो कारण है ना, उसकी एक लिस्ट दी जाती है कि इस लिस्ट में अगर वो रीजन है तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा. ये पॉजिटिव लिस्ट होती है, ये निगेटिव लिस्ट होती है. यहाँ के जो रीजन होते हैं वो अलाउड होते हैं, यहाँ के नहीं होते हैं. भी मान लीजिए कौन कौन से रीजन है जिसके लिए आपको ये योजना के तहत आपको लाभ मिलता है. कि मान लीजिए अगर कोई नैसर्गिक आपदा आती है, कोई कीटक या बीमारी आती है, कोई प्राकृतिक आग लगने से आपकी फसल नष्ट हो जाती है, या मौसम से जुड़ी कोई भी ऐसी हरकत जो आपके हाथ में नहीं है, उसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है, तो आपको इस योजना के तहत भरपाई मिल जाएगी. अब मान लीजिए कि युद्ध हो गया, न्यूक्लियर वॉर हो गया, या गलत इरादे से आपने अपनी मान लीजिए आपने अपनी फसल पे ध्यान नहीं दिया और आपकी फसल जो है वो अच्छी नहीं होगी, आपने टाइम पे पानी नहीं दिया, टाइम पे फर्टिलाइजर्स नहीं दिए, तो आपकी जो फसल है वो अच्छी नहीं हुई. फिर आपको लगा कि चलो वैसे भी फसल के मेरे 20,000 रुपए आने वाले थे और इस योजना के तहत मैंने प्रीमियम भरा है तो मुझे 50,000 रुपए मिलने वाले थे. तो आपने क्या किया, खुद ही जाके उस पर आग लगा दी. तो ऐसे सिचुएशन में आपको पैसे नहीं मिलेंगे. हम्म, ऐसी सिचुएशन में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको उसी सिचुएशन में पैसे मिलेंगे जो आपके हाथ में नहीं होती है. तो चलिए आगे देखते हैं. दिस स्कीम सच एज फॉर एक सेकेंड स्कीम सच एज फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज. अब ये एफपीओज क्या होते हैं ना, ये एफपीओज होते हैं कि जैसे कि बोलते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर, जो भी बड़े बड़े हमारे किसान भाई लोग होते हैं ना, वो एफपीओज खोलते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है ये. इसके तहत क्या होता है ना कि ये आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह समझ सकते हैं ना, एक ग्रुप होता है. तो यहाँ बस यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा ये जो ग्रुप होता है एफपीओ थोड़ा बड़े लेवल पे काम करता है. इसमें क्या होता है ना कि 10 से 12 किसान भाई लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं. ग्रुप के अंडर एक पद संस्था, ट्रस्ट है, ऐसी छोटी सी कंपनी खोलते हैं. अ, फिर उसकी फंडिंग जो मतलब यही लोग उसके फंडिंग मेंबर्स भी होते हैं, यही इसके मैनेजिंग मेंबर्स भी होते हैं. ये एक दूसरे को लोन्स देते हैं, एक दूसरे को फाइनेंशियली आर्थिक सपोर्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी करते हैं. और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपने आप में, ये ना अपने आप में ही होते हैं. खुद ही मैनेजमेंट कराते हैं, खुद ही लोन लेते हैं, खुद ही भरते हैं. देखा होगा ना हमने कि आते ही ना ब्रांचेस में आते हैं काफी बार के आरटीजीएस करवाने, या इनको हमारे बैंकों में से, नेशनलाइज बैंकों में से या बाकी बैंकों में से भी लोन मिलता है. आगे बोल रखा है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी ये हमारे किसान भाई लोगों के बेनिफिट के लिए बनाया गया था. ये कि ना कि जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है ना, अलाइड एक्टिविटीज, उसको बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया था.
इसमें क्या होता है ना, बैंक द्वारा इन लोगों को लोन मिलता है, जिसमें 2 करोड़ तक का लोन मिलता है, और 2 करोड़ के लोन तक ना उनको जो हम उन पे लोन पे जो ब्याज चढ़ता है ना, उस पे 3 से 4% ब्याज में इन लोगों को छूट मिल जाती है। और इसको एक इंश्योरेंस जो हमारा सीजीटीएमएस इंश्योरेंस है ना, तो उसका कवरेज भी यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए, ये सारे इन्होंने डेवलपमेंट कराई ताकि हमारे किसान भाई लोगों को फायदा हो और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो डेवलप हो। एज पर द लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स 2016 and 17, the total geographical area of the country is 328.7 million hectares, of which 139.4 million hectares is the reported net sown area and 200.2 million hectares is the gross crop area with a cropping intensity of 143.6%। अब यहाँ पे एक शॉर्ट में लैंड का एक जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लैंड का यूज होता है उसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है कि जो हमारा टोटल हमें एरिया मिला है ना, जो जिस एरिया में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं पूरे भारत में, तो उसमें से ये इतना 139.4 मिलियन हेक्टेयर क्या है ना, नेट सॉन एरिया। तो नेट सॉन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है ना, कि मान लीजिए एक किसान है, सॉरी, अभी मान लीजिए एक किसान है, उसके पास 5 हेक्टर जमीन है, ये फर्स्ट सेक्टर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और 5 सेक्टर। उसने क्या किया, अब हम लोग क्या करते हैं ना, किसान भाई लोग क्या पूरे साल के लिए एक धान नहीं उगाते, वो क्या करते हैं सीजनल उगाते हैं ना, कुछ खरीफ में होता है, कुछ ऐसी ऋतु होती है, 3 ऋतु, हर एक ऋतु में अलग अलग धान, वो अलग अलग क्रॉप्स को उगाते हैं। मान लीजिए एक साल में उसने ऐसी क्रॉप उगाई जो पूरे साल लगता है उसे मैच्योर होने में। फिर दूसरे मान लीजिए यहाँ पे उसने ग्रेप्स उगाए ना, फर्स्ट साल में, पहले साल में उसने ग्रेप्स उगाए, यहाँ पे उसने यहाँ पे उगाए हैं ग्रेप्स। दूसरे साल में भी उसने ग्रेप्स ही उगाया, क्योंकि ग्रेप्स को मैच्योर होने में 1 साल लगता है फ्रेंड्स ना। फिर तीसरे साल में उसने क्या किया, 6 महीने में उसने ले लिया कि ओनियन, ओनियन उसने उगाए 6 महीने, 6 महीने बाद ओनियन उसने निकाले और वहां पे उसने तूर दाल लगा दी, तूर दाल। अब इन दोनों चीजों को मैच्योर होने में 6 6 महीने लग जाते हैं। फिर उसने चौथे हेक्टर में क्या किया ना, उसको उसने चार चार वहां पे आउटपुट ले लिए, 4 प्रोडक्ट वहां पे ले ली कि 3 महीने में वाटरमेलन ले लिया, 3 महीने में मान लीजिए उसने गाजर ले लिया, फिर आगे के 3 महीने मान लीजिए उसने मूंगफली ले ली, और चौथे में और कुछ भी ले लिया होगा। अब जब हम नेट सॉन एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसी एरिया को कैलकुलेट करेंगे जो एग्जैक्टली उसके पास है। एग्जैक्टली उसके पास कितना है, उसके पास टोटल 5 हेक्टर है। ये 5 हेक्टर जो है ना, वो हो गया आपका नेट सॉन एरिया। और फिर उसने क्या किया ना, तो कि हर एक सीजन में उसने अलग अलग प्रोडक्ट्स को उगाया, जैसे कि ग्रेप्स हो गए, ग्रेप्स एक हो गया, फिर दूसरी बार ग्रेप्स उगाया, फिर ओनियन, फिर उसने तूर दाल उगाई, फिर यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स और ले लिए, वाटरमेलन उगाया, गाजर उगाया, बीटरूट उगाया, जो भी होगा। तो ये 4 प्रोडक्ट्स, ये 2 प्रोडक्ट्स, 4 और 2 6 7 और 8, तो उसका ग्रॉस क्रॉप एरिया हो गया 8 हेक्टर्स। ये हो गया सिंपल सा डिफरेंस। हाँ, तो हर एक ऋतु में अगर वो अलग अलग क्रॉप्स को उगाता है तो हम उसे ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलते हैं, और एग्जैक्टली उसके पास कितना एरिया है, कितनी लैंड है, उसे हम बोलते हैं नेट्स ऑन एरिया। तो ये भी यहाँ पे इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल गई। द नेट्स ऑन एरिया वर्क्स, the nets on area works out to 42.4% of the total geographical area। तो नेट्स ऑन एरिया मतलब एग्जैक्टली हमारे पास कितना एरिया है ना, जो जियोग्राफिकल एरिया मिला है हमारे, उसके 42.4% एरिया हमारा नेट्स ऑन एरिया है। द नेट इरिगेटेड एरिया इज 68.6 मिलियन हेक्टर। उसमें से जो जो इरिगेटेड है मतलब जहाँ पे हमने मतलब जहाँ जिस एरिया का हमने यूज कर रखा है ना, इरिगेटेड मतलब जहाँ पे पानी की अच्छी खासी आपको फैसिलिटी हो, उसे बोलते हैं इरिगेटेड एरिया। तो चलिए फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर का यहाँ पे खत्म होता है, रिवाइज हम लास्ट में कर लेंगे। फिर आता है इंडस्ट्री सेक्टर। अब इंडस्ट्री सेक्टर में क्या हुआ ना, द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज इक्वली वाइटल सिंस इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड्स सेल्फ सफिशिएंसी एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरेट्स डिमांड फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड प्रोड्यूसेस अ रिपल इफेक्ट। तो जितना इंपॉर्टेंट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उतना ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री सेक्टर भी है। क्यों है, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है, ये जॉब्स क्रिएट करता है, ग्रोथ बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, डिमांड बढ़ाता है। जो भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में रॉ मटेरियल उगता है उसे ये लोग खरीदते हैं, तभी उनकी डिमांड बढ़ती है। इससे रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। रिपल इफेक्ट एक पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे इन्होंने वर्ड दिया है। रिपल इफेक्ट का वैसे डिक्शनरी मीनिंग होता है कि हम जब किसी भी पानी में जब कोई भी वस्तु फेंकते हैं ना, तो ऐसे लेयर जैसी उठती है ना, लेयर जैसे। तो एक पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे इन्होंने ये वर्ड दिया है।
फिर बोल रहे हैं कि इंडिया से इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 सब सेक्टर्स। तो इंडिया का ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, उसे 4 सब सेक्टर में डिवाइड किया है। माइनिंग एंड क्वायरिंग, खुदाई होती है या फिर खजीनों को या धातुओं को जमीन से निकालना होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पावर, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सेक्टर्स, और चौथा आता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ये 4 सेक्टर होते हैं हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में, 4 सब सेक्टर है हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के। आगे कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स फॉर रफली 18% ऑफ टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड, while कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स फॉर अराउंड 8% ऑफ द टोटल जीवीए। अब हमारे देश की जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, हमने अभी देखा उसमें इन सारे सब सेक्टर्स का कितना कितना योगदान है। तो मैन्युफैक्चरिंग का है 18% है, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है हमारा 8%। मैन्युफैक्चरिंग मतलब, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब हम रॉ मटेरियल लेके फैक्ट्रीज में उसे प्रोसेस करा के फाइनल गुड्स बनाते हैं, और कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग्स बनाना। जो बिल्डर लोग होते हैं ना, वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो आता है कंस्ट्रक्शन में। तो माइनिंग and quarrying as well as power, gas, water supply and other utility services contribute approximately 3% and 2% respectively। तो बोल रहे हैं कि माइनिंग एंड क्वायरिंग जो सेक्टर है हमारा सब सेक्टर, वो जीवीए में कितना योगदान देता है, 3% देता है। और जो तीसरी हमारी इंडस्ट्री ना, पावर, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी, ये कितनी जीवीए में कंट्रीब्यूट करती है, तो कितनी करती है, 2% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है। तो आगे इन्होंने बोल रखा है कि जो इंडस्ट्री का शेयर है ना हमारा, द इंडस्ट्रीज शेयर ऑफ जीवीए हैज इंक्रीज नियरली फ्रॉम नियरली 17% इन 1950 टू 29% इन 2021। तो इंडस्ट्री का जो हमारा जीवीए में से कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो बढ़ गया है। तो 1950 में वो कितना हुआ करता था, 17% हुआ करता था। अब 2021 में वो कितना है, तो 29% है, मतलब बढ़ गया है। The journey of Indian industry is quite interesting and can be summed up into 4 phases। तो हमारी इंडस्ट्री की जो जर्नी है आज़ादी के बाद से, वो काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और इसको 4 फेजेस में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो हर एक, अब यहाँ पे अब यहाँ पे 4 फेजेस यहाँ पे दी गई है। फेज 1 जो कब से है, 1951 से लेके, तो 1951 से लेके 1965 तक, ये कौन सी है, ये पहली फेज है। 1951 से लेके 1965 तक इसे बोलते हैं द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल फाउंडेशन। तो इस पीरियड में क्या हुआ था ना, ये क्या है ना, देखिए आप, ये आजादी के बाद का टाइम है हमारे। तो इस टाइम में नई नई आजादी मिली थी हमें, तो जीडीपी भी काफी लो था हमारा, बहुत ही कम हुआ करता था। तो देखा ना हमने चैप्टर नंबर 1 में, ये हमने काफी अच्छे से चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, लेकिन एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना हमारा, वो ज्यादा डेवलप नहीं था। लोगों के पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी, स्किल नहीं थी। फिर क्या, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे ना, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने खर्चा करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रीज बनाई, 5 ईयर्स प्लान्स बनाए। इस फेज में गवर्नमेंट ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स पे ज्यादा जोर दिया। गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडस्ट्रीज खड़ी हो तब पैसा आएगा। फिर क्या हुआ, फिर सेकंड फेज शुरू हो गई। सेकंड फेज कहाँ से शुरू हो गई, 1965 से लेके, यहाँ से 1965 से लेके 1980 तक शुरू हुई। इसे हम बोलते हैं द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल फॉल। क्यों बोलते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हमने बनाई, देखिए इंडस्ट्रियल फाउंडेशन, फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज गिर गई। क्यों गिर गई, क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया था, फर्स्ट फेज में इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा जोर दिया है, दिया ना, इंडस्ट्रीज बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन क्या किया, नेशनल लेवल पे ध्यान दिया, लेकिन कंज्यूमर लेवल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, मतलब लोग क्या क्या, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं बनाया, हॉस्पिटल्स नहीं खोले, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं की कंज्यूमर लेवल पे। तो कंज्यूमर सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं गया। तो अगर लोगों के पास कंज्यूमर सेक्टर पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो लोगों की डेवलपमेंट नहीं होगी। लोगों के पास अगर पैसे ही नहीं होंगे, तो जो चीजें, जो प्रोडक्ट्स हमने इस इंडस्ट्रीज में बनाई हुई है, जो हमने पहली फेज में खोली थी, तो कौन खरीदेगा ना इसको, अगर पैसे नहीं है तो कौन खरीदेगा। फिर इन चीजों की डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई तो इंडस्ट्रीज ने क्या किया, गुड्स बनाना कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, इस फेज में जो इंडस्ट्रीज है वो फॉल होने लगी, गिरने लगी। ये था रीजन इंडस्ट्रीज फॉल होने का। अब आता है तीसरी फेज। तीसरी फेज में क्या हुआ, ये बोलते हैं 1980 से लेके 1991 का ये फेज है, फेज थर्ड। इसमें क्या हुआ कि हम लोग धीरे धीरे रिकवर करने लगे, द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी। क्या हुआ इस फेज में, कि जैसे हमको पता है अच्छा खासा कि 1980 में हमने, गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने काफी सारे बैंकों को नेशनलाइजेशन किया।
फिर गवर्नमेंट ने जो बाकी सारे लोग हैं उनको बैंकिंग से जुड़ाए, काफी सारे ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाई जिसकी वजह से कंज्यूमर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं ना, उनकी इनकम बढ़ गई, उनका एजुकेशन बढ़ गया, उनका स्किल बढ़ गया, नॉलेज बढ़ गया, जिसकी वजह से उनका उनके पास अगर पैसे आ गए, पैसे आने की वजह से उन्होंने चीजें खरीदना शुरू कर दिया और फिर इंडस्ट्री जो है जो गिर गई थी वो खड़ी होना शुरू हो गया, रन होना शुरू हो गया। फिर चौथी फेज आती है 1991 ऑनवर्ड्स। हमने देखा चैप्टर नंबर 1 में काफी डिटेल में कि 1991 की जो हमारी एलपीजी पॉलिसी है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था, जिसे इस फेज को क्या बोलते हैं, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हम बोलते हैं। तो आगे बोलते हैं द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर्स द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन अ गिवन ईयर। बेस ईयर दिया है इन्होंने, बेस ईयर मतलब बेस ईयर से हम लोग कंपेयर करते हैं, हर एक साल के डेटा को बेस ईयर की डेटा के साथ कंपेयर करते हैं। तो आईआईपी मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर्स। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर क्या होता है, ये आप मान सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई भी इंडस्ट्री जितने भी चीजों का या गुड्स को गुड्स का प्रोडक्शन करती है, उनको बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, उन चीजों को नंबर में या वॉल्यूम में, उन चीजों के नंबर में या वॉल्यूम में जो बदलाव या चेंज आता है ना, जो भी उतार चढ़ाव आता है, उसे दर्शाता है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सिंपल सा मतलब है, ये मेजर करता है कि आपकी कंट्री में इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही है। मतलब उनके प्रोडक्शन की जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन से जो गुड्स वो प्रोड्यूस करती है कंपनीज, उनके नंबर्स में कितना बदलाव आता है हर एक मंथ में। ये मंथली होता है, ये मंथली रिलीज होता है आईआईपी। तो आप इसे बोल सकती है कि एक वॉल्यूमेट्रिक इंडेक्स होता है और ये इंडिकेट करता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में आपकी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन की क्वांटिटी जो है ना, उसमें कितना चेंज आया है। तो आगे बोल रखे ये एनएसओ, जो एनएसओ है ना, वो ये डिफाइन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, इसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज की जाती है। अब इट इज एन इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ। क्या करती है ये, इट इज एन इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग, एक सेकेंड, reflecting growth in the broad sectors of mining, manufacturing and electricity, and also the growth in used based sectors of basic goods, capital goods and intermediate goods। तो आईआईपी में क्या होता है ना, ये सभी प्रोडक्ट्स की, सभी इंडस्ट्रीज की डेटा को नहीं लेते, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं जिनके हमारे जीडीपी में काफी बड़ा योगदान होता है, उन्हीं के डेटा को ये कंसिडर करता है, जैसे कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और यूज्ड बेस्ड। यूज्ड बेस्ड मतलब क्या होता है कि यहाँ पे यूज्ड बेस्ड सेक्टर्स मतलब हम जो चीजें, जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं, उनको उनके यूज के हिसाब से, उनके आप मान सकते हैं कि उपयोग के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बेसिक गुड्स हो गए, कैपिटल, बेसिक गुड्स मतलब रॉ मटेरियल है ना, हमने गन्ना लिया, गन्ना क्या है, बेसिक गुड है, रॉ मटेरियल है। फिर हमने कैपिटल गुड्स, वहां पे कैपिटल गुड्स भी होते हैं। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, हम गन्ने को फैक्ट्री में लेके गए, फैक्ट्री में अपने आप थोड़ी ना शुगर बनती है, फैक्ट्री में ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है ना, यहाँ पे ऐसे बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है, जिन जो गन्ना उसमें से प्रोसेस होके जाता है, फिर यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, शुगर बाहर आता है। तो ये जो बड़ी बड़ी मशीनें है ना, जो हमने पैसे देके खरीदी है, ये होता है हमारा कैपिटल गुड्स। इसे कैपिटल गुड्स क्यों बोलते हैं, कैपिटल मतलब आपकी पूंजी होती है, आपका पैसा, आपका पैसे को बोलते हैं पूंजी। आपने पैसे देके इन मशीनों को खरीदा है, ये मशीनें आपको गुड्स बनाने में काम आती है, इसलिए इसे कैपिटल गुड्स बोला जाता है। आपने पैसे देके प्रोडक्ट्स बनाने वाली मशीनें खरीदी है, तो ये हो गया आपका कैपिटल गुड्स। ये आपके एसेट्स होते हैं, ये आपके फिजिकल एसेट्स है, जिसे हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। फिर इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब ये एक फिनिश्ड गुड होता है, जिसको यूज करके हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि शुगर है इंटरमीडिएट गुड, और उसको यूज करके हमने आइसक्रीम बनाई, और आइसक्रीम ही फाइनल गुड। शुगर को हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे और आइसक्रीम को बोलेंगे फाइनल गुड। तो आगे है, इट इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस विच आल्सो कैलकुलेट्स द इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। तो आईआईपी कौन कैलकुलेट करता है, एनएसओ कैलकुलेट करता है, और हमारा आईसीआई मतलब इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज भी एनएसओ ही कैलकुलेट करता है। अब इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज क्या होता है ना, इसमें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, कोर इंडस्ट्रीज जो बेसिक होती है हर एक देश की डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें 8 इंडस्ट्रीज आती है।
कौन कौन सी आती है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोर ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में कितनी इंडस्ट्रीज आती है और कौन कौन सी आती है। एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे रिफाइनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है और फिर बोल देंगे टेक्सटाइल है। इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको पूछेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार ये सभी सेक्टर्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर इस सेक्टर में से नहीं है, कोर सेक्टर में से नहीं है। आगे तो कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं हमारे कोर सेक्टर्स में, तो आते हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स आर कंसिडर्ड एज कोर इंडस्ट्रीज। ये 8 नाम जो है ये आते हैं हमारे इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे का पॉइंट लेते हैं हम। आगे यहाँ पे सर्विसेज है, शॉर्ट में थोड़ा सा, लास्ट में पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो शुरू करते हैं सर्विसेज सेक्टर का। दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस इनटेंजिबल और इनविजिबल गुड्स फॉर बिजनेसेस एज वेल एज कंज्यूमर्स। तो सर्विसेज सेक्टर हमने देखा कि बहुत बार देखा है कि सर्विसेज सेक्टर में हम गुड्स नहीं बनाते हैं, हम सर्विस देते हैं। ये सर्विसेज सेक्टर मतलब इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब ऐसी चीजें जिसे आप छू नहीं सकते हो। हाँ? आप बस महसूस कर सकते हो लेकिन उसे छू नहीं सकते हो। मेरे हाथ में अभी ये पेन है, आपके हाथ में मोबाइल है, ये टेंजिबल चीजें हैं जिसे आप छू सकते हो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन ये आप टेंजिबल फॉर्म में नहीं बता सकते ना, इनटेंजिबल। आप लोग मैसेज कर रहे हो, आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो लेकिन आप लोग उसे देख नहीं पा रहे हो। ये इनटेंजिबल हुआ, क्या है ये सर्विस है। और इनविजिबल दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रेड, रिपेयर्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, ये एग्जांपल है सर्विसेज सेक्टर के। रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज इंसिडेंटल टू ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर ऑल सब सेक्टर्स ऑफ द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर्स के ये सारे सब सेक्टर से एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन समझने के लिए काफी है कि सर्विसेज सेक्टर में कौन कौन से काम आते हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसी काम जहाँ पे आपको कोई गुड्स नहीं बनाने हैं, कोई मतलब आपको बस सामने वाले का काम करा के देना है ना। फिर आगे बोल रखा है यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, communal, social and personal services, government administration and defense and other services are all a part of the services। तो यहाँ से लेके ये ट्रेड, रिपेयर से लेके पार्ट ऑफ द सर्विसेज से लेके यहाँ से ये जितना भी आप पढ़ेंगे ना तो आपका एक अंदाजा हो जाएगा कि ये सारे काम वो काम है जहाँ पे हम सामने वाले का काम करा के देते हैं, है ना। बस इसी के काम कराने के आपको पैसे मिलते हैं, आपको कोई चीज बनानी नहीं है, आपको कोई चीज बेचनी भी नहीं है। फिर आगे है यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन चैप्टर 9 ऑफ यूनियन बजट 1920, द सर्विसेज सेक्टर अकाउंट्स फॉर 54% ऑफ इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो सबसे ज्यादा देश की ग्रॉस वैल्यू एडेड में किसका योगदान है, तो हमारी सर्विसेज सेक्टर का है। और वो कितना है, 54% है ना, 54 दशमलव है जीबी में कंट्रीब्यूशन। इट्स ग्रोथ रेट मॉडरेटेड टू 7.5% इन 1819 फ्रॉम 8.1% इन 1718। तो इसका जो ग्रोथ रेट है ना वो 2018 में कितना था, 8.1% था। सॉरी 2017-18 में 8%, 1 दशमलव था वो। थोड़ा सा ही उसमें चेंज हुआ है, मॉडरेट मतलब थोड़ा ही, वो हो गया 7.5% 2018-19 में। डेटा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। The segments that saw deceleration are tourism, trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting, public administration and defense। तो ऐसे कौन कौन से सेगमेंट है जिनमें जो ग्रोथ है वो डेसिलरेट हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ना 2019 में क्या आया था ना, हमारा कोरोना आया था, जिसकी वजह से कुछ सब सेक्टर्स अच्छे खासे रिकवर हुए, कुछ सब सेक्टर्स नहीं हो पाए। तो जो नहीं हो पाए उनमें से कौन सा है, टूरिज्म है, लोग घूमने नहीं जाते थे, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस। ये सारे सर्विसेज जो है वो जल्दी रिकवर नहीं हुए, थोड़ा सा इनमें डिसलरेशन देखने को मिला, कम ग्रोथ देखने को मिली। फिर फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज कैटेगरी एक्सेलरेटेड। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर था ना, अब सारी चीजें बंद थी लेकिन फाइनेंशियल चीजें जो थी, फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी वो चालू थी। बैंक चालू था, इंश्योरेंस चालू था, पोस्ट ऑफिस चालू थे। रियल एस्टेट लोगों ने शुरू शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं किया लेकिन जब लोगों को पता चला कि मास्क लगाने से
या सैनिटाइजर लगाने से हम बच सकते हैं, तो लोगों ने फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। या प्रोफेशनल सर्विसेज है ना, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है ना, ये इन सारे सेक्टर्स की गति जो है ग्रोथ करने की वो बढ़ गई। An important finding is that India's services sector does not generate jobs in proportion to its share in GVA। अब यहाँ पे एक जरूरी बात ये हो जाती है कि सर्विसेज सेक्टर का हमारा जीवीए में जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है, लेकिन इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इस क्यों, अगर हमने देखा ना, मैं आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि मान लीजिए कि सर्विसेज सेक्टर में कोई 5 लोग काम कर रहे हैं और इसका जो जीडीपी मतलब इनका जो इनकम है मान लीजिए 5 लाख है ना, 5 लोगों का इनकम 5 लाख है, तो यही 5 लाख कमाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम आपको 30 से 40 लोग चाहिए होंगे, तब जाके वो इतना पैसा कमा पाएंगे, है ना। मतलब लोग कम है, पैसा ज्यादा है। यहाँ पे एग्री में लोग ज्यादा है लेकिन पैसा कम कमाते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज्यादा है। और जॉब कौन सबसे ज्यादा देता है हमें, वो देता है एग्रीकल्चर सेक्टर। चलिए आगे देखते हैं। As per the findings of Ministry of Statistics and Program Implementation in the year 1920, the share of the services sector in GVA was 55.3%, 55.3% with breakups as follow है। तो एक हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने 2019-20 में एक रिपोर्ट जारी, एक फाइंडिंग बताई। तो उस फाइंडिंग में उन्होंने ये देखा कि जो हमारी सर्विसेज सेक्टर है ना, तो उसका जीवीए में हमारा कंट्रीब्यूशन है 55.3%। तो उसको भी इन्होंने ब्रेकअप कर दिया सब सेक्टर में। तो अब ये पूरा 55.3% जो जीवीए है ना, उसमें से 18.3% मतलब 18.3% कहाँ से आता है, वो होता है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, इसमें से आता है। तो जो रिमेनिंग 21.4% है वो आता है हमारा फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक, यहाँ से आता है। और फिर लास्ट का जो 15.6% जो बचा हुआ है, वो आता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज से। मतलब सर्विसेज सेक्टर का जो हमारे जीबीए में कंट्रीब्यूशन है, उसको भी इन्होंने सब सेक्टर में डिवाइड कर दिया है कि इन इन सब सेक्टर में से इतना इतना कंट्रीब्यूशन आता है हमारे देश के जीबीए में सर्विसेज सेक्टर से। As per the World Investment Report 2021 by United Nations Conference on Trade and Development, India in 2020 was the 5th largest recipient of FDI। तो यहाँ पे ये जो रैंक है ना, ये हर साल चेंज होती रहती है, आपको एग्जाम के लिए याद नहीं रखना है इसे, बस दे रखा है कि कैसे कैसे सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी कितने आगे है ना, 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट। एफडीआई मैंने बोला कि जब कोई फॉरेन का आदमी या फॉरेन की कंपनी हमारी इंडिया की कंपनी में पैसे लगाता है, उसके शेयर्स खरीदता है, उसका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, तो उसे बोलते हैं एफडीआई। आगे कह रहे हैं इंडिया हैज मेड ग्लोबल इम्पैक्ट। इंडिया का एक इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खासा इम्पैक्ट है, क्यों है, बाय बीइंग अमॉन्ग्स्ट द टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टर कंट्रीज। अब काफी सारे लोगों को पता होगा कि हमारा इंडिया जो है ना, वो सर्विस सेक्टर में काफी अच्छा है, काफी नॉलेजेबल, काफी अच्छे खासे हमारे आईटी इंजीनियर्स है इंडिया में। तो ये क्या करते हैं ना, हमारा इंडिया जो है वो सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करता है। तो सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करने में जितने भी टॉप 10 कंट्रीज है, उसमें हमारा इंडिया भी आता है पूरे वर्ल्ड में। इंडियाज एंड इंडियंस डोमिनेंस इन सॉफ्टवेयर इज ग्लोबली रिस्पेक्टेड। तो हमारी जो नॉलेज है यहाँ के लोगों की, या हमारी जो कैपेबिलिटी है सॉफ्टवेयर बनाने की, उससे इंटरनेशनल लेवल पे काफी लोग रिस्पेक्ट करते हैं इसका। ऑफ द टोटल नेट सर्विस एक्सपोर्ट्स अबाउट 40% परटेन्स टू सॉफ्टवेयर। तो जितना भी सर्विसेज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट्स को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें से 40% कहाँ से आता है, 40% आपका आता है सर्विस सेक्टर से, सॉरी, आपका आता है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने से। तो यहाँ पे आपका पार्ट 3 फ्रेंड्स खत्म होता है। एक बार क्विक से रिवाइज कर लेंगे यहाँ से। तो हमने यहाँ पे देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को और थोड़ा डिटेल में देखा कि ये क्या होता है ना, ये होता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसमें 90 से भी ज्यादा परसेंट के लोगों को जॉब यहाँ से मिलती है। 90 से ज्यादा परसेंट मतलब लगभग 40 करोड़ है ना, 40 करोड़ लोगों को या एग्रीकल्चर सेक्टर से जॉब मिलता है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर था वो कम हो गया है, लेकिन धीरे धीरे हमने उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किया, हमने टेक्नोलॉजीज लाई, इरिगेशन बढ़ाया, इनपुट्स लाए, हमने प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज लाई। तो इन सारी चीजों का क्या होना, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है थोड़ा डेवलप हो गया। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने दे रखा है कि एग्रीकल्चर क्या है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, 54.6%
जो लोग काम करते हैं ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर में करते हैं, और जो हमारा जीवीए होता है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 17.8% यहाँ पे है। तो आगे यहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने, काफी सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई, जिसके तहत एक इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके तहत अगर किसान भाई लोगों की फसल नष्ट हो जाती है तो उनको पैसे मिलते हैं। फिर उन्होंने एफपीओस बनाए ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स बनाए। फिर आगे एक थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल्स है कि नेट सॉन एरिया कितना है हमारा, ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना है हमारा, फिर इरिगेटेड एरिया कितना है हमारा। फिर आगे आ गया हमारा इंडस्ट्रीज। फिर इंडस्ट्रीज में यहाँ पे इंडस्ट्रीज में इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन सी चीजें आती है इंडस्ट्रीज में, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देता है ना, एम्प्लॉयमेंट देता है, डिमांड बढ़ाता है एग्रीकल्चर सेक्टर की, ये रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है, पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे बताया गया है। फिर कौन कौन सी चीजें है सर्विसेज सेक्टर की, ये इंपॉर्टेंट है कि सर्विसेज सेक्टर को 4 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन से, पहली आती है माइनिंग एंड क्वायरिंग, फिर दूसरी आती है मैन्युफैक्चरिंग, फिर तीसरी आती है पावर गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज, और चौथी आती है कंस्ट्रक्शन। फिर इन सब का डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि किन किन सेक्टर का जीवीए में कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, 18% है, फिर कंस्ट्रक्शन का 8% है, फिर जो माइनिंग एंड क्वेरिंग है उसका 3% है, और जो पावर गैस एंड वाटर सप्लाई इंडस्ट्री है उसका 2% यहाँ पे है। फिर इंडस्ट्री सेक्टर का यहाँ पे कैसे कैसे रिफॉर्म हुआ, कैसे कैसे इंडस्ट्री सेक्टर हमारी ग्रोथ की, इसको 4 फेजेस में बताया गया है। कौन सी फेज, फेज 1 है जो 1951 से लेके 1965 तक का है, इसे हम बोलते हैं फाउंडेशन, है ना, पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल फाउंडेशन। फिर सेकंड फेज को बोलते हैं इंडस्ट्रियल फॉल, बोलते हैं क्यों हुआ मैंने बताया इन डिटेल में। फिर फेज 3 कहाँ से होते हैं, 1980 से लेके 1991 तक होता है, इसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी। और चौथी फेज जो 1991 के ऑनवर्ड से, जब एलपीजी पॉलिसी हमारी लाई गई थी मनमोहन सिंह सर के द्वारा, तो उसे बोलते हैं पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। फिर आगे यहाँ पे आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बताया कि आईआईपी क्या होता है कि जो आपके किसी भी एक विशिष्ट क्षेत्र की किसी भी विशिष्ट इंडस्ट्री में जितने भी गुड्स आपने बनाए हैं उसके नंबर्स में जो चेंज आते हैं ना, उसे दर्शाता है, उसे मेजर करता है आईआईपी। फिर ये कौन कैलकुलेट करता है आईआईपी को, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कैलकुलेट करता है। फिर हमने देखा कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, जिसमें 8 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को हमने इंक्लूड करते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज है वो भी हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है और कितनी है। फिर हमने देखा कि सर्विसेज सेक्टर में इंटेंजिबल गुड्स होते हैं, मतलब कि छू नहीं सकते हम उसे। फिर सर्विसेज में कौन कौन से नाम आते हैं, यहाँ से लेके पूरा पैराग्राफ नाम पर ये सारे सर्विसेज सेक्टर के नाम है बड़े बड़े। फिर यहाँ पे हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक डेटा दे रखा है कि कैसे कैसे जो अलग अलग सब सेक्टर्स है उनका हमारे जीवीए में कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर बताया कि कुछ कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो जल्दी रिकवर नहीं हो पाए, फिर कुछ कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को जल्दी रिकवर कर लिया, अपनी गति बढ़ा ली और ग्रोथ उन्होंने हासिल कर ली। फिर आगे यहाँ पे भी एक डेटा ही दिया गया है, आगे डेटा दिया गया है कि जो भी हमारे जीवीए में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उसे फिर से डिवाइड कर दिया है कि कौन कौन से सब सेक्टर में से कितना कितना जीवीए यहाँ पे आ रहा है। फिर हमारे यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस है ट्रेड और डेवलपमेंट को लेके, उन्होंने बताया था कि कैसे हम जो हमारा देश है ना भारत, वो पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे है, किसके लिए, इन टर्म्स ऑफ रिसिपेंट ऑफ एफडीआई लाने के लिए। फिर यहाँ पे हमारे हमारी थोड़ी सी उन्होंने अच्छी खासी बातें कर रहे हैं कि इंडिया के बारे में कि हमारा इंडिया जो है ना वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने में वर्ल्ड में काफी हद तक अच्छा है। हमारे लोगों की जो नॉलेज है ना सॉफ्टवेयर सेक्टर में, वो ग्लोबली रिस्पेक्टेड है, ग्लोबली लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जितना भी सर्विस हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 40% हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पार्ट 3 शायद ना, पार्ट 3 खत्म होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।